बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, ईद की छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कामों पर चले गए हैं और बच्चों के स्कूल भी अनकरीब खुल जाएंगे और ज़िंदगी मामूल पर लौट आएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ान के बाबरकत महीने के ये 30 दिन किस तरह से हमारी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देते हैं? और इसी से आपको ये पता चलेगा कि जब इंसान मेडिटेट करता है, इबादत करता है, रिलैक्स होता है, फिर टाइम पर खाता है, टाइम पर सोता है, तो उससे ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं, बल्कि हमारी सेहत ओवरऑल ठीक हो जाती है। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज ज़िंदगी सेहत की अलामत है और आपकी सेहत इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। इसी नोट पर आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम बात करेंगे कि सेहत आमा की ज़िम्मेदारी किस पर है, सेहत का तसव्वुर क्या है और सेहत को किन किन चीज़ों से ख़तरात लाहक हैं। साथ साथ हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे जो दिल के मरीज़ और शुगर के पेशेंट्स हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के माहिर अमराज़ क़ल्ब, बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जिनको उनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। FIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। और आई थिंक ये वैसे मैंने पहले कह रहा था कि जो ईद उल फितर होती है रमज़ान के बाद जो है वो आपकी एक बाबरकत महीने और आपका एक पूरा एक कोर्स होता है, रिफ्रेशर कोर्स होता है पूरा आपका रूहानी जिस्मानी। और वो उस रिफ्रेशर कोर्स के बाद आपकी ये ईद आती है और इस ईद को आप जितना एंजॉय करते हैं दूसरी ईद से ये ज़्यादा बंदा इसको एंजॉय करता है। और उसमें से आई थिंक एक ऐसी अल्लाह ताला आपको ऐसे कोर्स में से गुजारता है, एक तो आपको पता चलता है कि भूख क्या चीज़ होती है और फिर दूसरी जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, जैसे है कि जी कि शैतान को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आपको मौका दिया जाता है कि जितनी जन्नत कमा सकते हैं कमाएं, जितनी अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं करें, जितनी उसकी रहमतें समेट सकते हैं वो समेटें। और फिर इसमें आपने आप को डिसिप्लिन करें और ये रूहानी डिसिप्लिन और जिस्मानी डिसिप्लिन होता है। और ये एक चीज़ जो बहुत सिखा देता है कि वो चीज़ ये रमज़ान आपको सिखा देता है कि जब आप चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो हो जाती हैं कंट्रोल। और अल्लाह ताला आप जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ ले आते हैं, आपको भूख में आपको सब्र दे देता है, प्यास में आपको सब्र दे देता है, गलत कामों में आपको रोक देता है और आप सब्र होता है। जिस तरह जो आपने बहुत ज़्यादा कोई ग़ीबत किसी की करनी है वो कोशिश करके वो रुक जाती है, किसी का बुरा नहीं सोचते, हर एक का अच्छे सोचते हैं और हर की कोशिश होती है कि इस रमज़ान में से जितने हम दवाएं समेट लें, जितनी रहमतें समेट लें, समेटें। और उसके बाद वो कोर्स जब पूरा होता है तो उसके जिस्म के ऊपर बहुत अच्छा, एक तो रूहानी तो है ही है, वो अल्लाह ताला ने एक रोज़ा फ़र्ज़ किया हुआ है, वो रोज़ा हर एक ने रखना होता है जब तक कि उसके पास कोई बहाना ना हो कि उसने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखना। और उसमें अल्लाह ताला ने हदिया भी लिखा हुआ है, क़ज़ा भी लिखा हुआ है। लेकिन ये एक पूरा कोर्स है और हर वो सेहतमंद आदमी जो रोज़ा रख सकता है उसे रोज़ा रखना चाहिए और साथ ही साथ इबादत करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि इस रमज़ान में आपकी एक रूटीन बन जाती है। आप सुबह सहरी के वक्त उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कई दफ़ा आप सुस्ती करते हैं, फजर की नमाज में नहीं उठ सकते और उसके बाद फिर कुरान शरीफ की तिलावत होती है और तिलावत के साथ उसके माने पढ़े जाते हैं और माने में फिर देखा जाता है कि अल्लाह मियाँ ने आपको कैसे ज़िंदगी गुजारने का कहा है। और फिर एक दफ़ा आपका एक रिफ्रेशर कोर्स पूरे महीने का शुरू होता है, डूज़ एंड डोंट्स का पता चलता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये बुरा है और बहुत बुरा है और ये गुनाह कबीरा, ये आपने नहीं करना और इसकी ये सज़ा है। और कुरान शरीफ पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि उसे माने के साथ पढ़े, क्योंकि वो एक कोड ऑफ लाइफ है। अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया, शरीयत है, अल्लाह रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल हैं और इसके साथ जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। और अगर कोई गलती में हो जाए, अनइंटेंशनल हो भी जाए तो उसमें माफ़ी भी है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार और तौबा मांगे कि हो जाती है। ये एक्चुअली महीना पूरा बहुत ज़बरदस्त और साथ साथ सेहत के लिए होता है कि आपको पता है कि जो लेटेस्ट ट्रायल्स आई हैं और जो हमारी जो चीज़ें आई हैं उसमें फास्टिंग का जो है वो बड़ा, रोज़े का बड़ा अच्छा जिस्म को जिस्मानी असर है। उसमें ना सिर्फ रोज़े में आपका जिस्म वज़न कम होता है, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल हो जाती है, अगर आपने
वही खुराक की एहतियात की और दवाई अपनी बाकायदगी से ली, और आपका जो अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल हो जाता है, और आपको दिल की बीमारी है तो उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, आपका गैर ज़रूरी खाना पीना बंद हो जाता है, आपका रेस्ट शुरू हो जाता है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे नमाजें होती हैं, और आपको एक ज़हनी तसल्ली होती है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था मैंने पूरी कोशिश की उस पर अमल करने की, और बाकी अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी बातों को और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। यानी कि आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल हो जाता है, आपका वेट भी कंट्रोल हो जाता है, आपका गुस्सा भी कंट्रोल हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल हो जाती हैं, और यही हमारा मज़हब हमें सिखाता है। सर, बात करते हैं थोड़े से, आज मैं आपसे जनरल हेल्थ के हवाले से सवाल पूछूंगी। दिल के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो बताइएगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो पीटीवी न्यूज़ की एक काविश है, हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम, तो इसकी किस कदर ज़रूरत थी और आपके ख्याल से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक देखिए इस मुल्क को, ये मुल्क है जिसके वसाइल बड़े कम हैं, और इस मुल्क को इस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत है कि प्रिवेंशन पे जोर दे। हर बीमारी की परहेज़ और प्रिवेंशन से रोक के, इससे पहले कि बीमारी हो उसको रोका जाए, और उसके अमली इकदाम किए जाएँ, और उसके अमली इकदाम आप बेशक बच्चों के लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे हो जाए, गाँव के लेवल पे हो जाए, मोहल्लों के लेवल पे हो जाए, कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, तो हमारा बहुत सारा जो बीमारी का बोझ है वो कम हो सकता है। हम वहाँ पे तालीम इतनी ज़्यादा दें, चाहे मस्जिदों में तालीम दें, स्कूलों में तालीम दें कि किन चीज़ों से आपकी सेहत जो है वो ठीक रह सकती है, बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये जितनी बीमारियों का हमने नाम लिया, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, और आपकी इवन ज़हनी बीमारियां हैं, और आपकी इवन अस्थमा वाली बीमारियां हैं, वज़न ओबेसिटी वाली चीज़ें हैं, और सारी की सारी चीज़ें जो है अगर आप इसके परहेज़ सिर्फ करें तो लोगों ने देखें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक, उसमें से उन्होंने ये सारी चीज़ों पे अमल करके, जो इनकी हम बात कर रहे हैं, परहेज़ करके 40% बीमारी को कम कर दिया, यानी आधी बीमारी को उन्होंने कम कर दिया। उनके खर्चे कम हो गए बीमारी पे। बाकी तो चलें, जब होगी बीमारी उसका इलाज है, लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और लेटेस्ट इलाज उसका है जिसका है, लेकिन शुरू से उन्होंने बीमारी को कम किया, और ताकि वो जो बीमारी जब हो जाए उसके ऊपर जो खर्चा करने की ज़रूरत है वो खर्चा कर सके। और हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ तो परहेज़ की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। हाँ, हम तो बिल्कुल। उस वक्त जब वो बीमारी आपको स्ट्राइक करती है, हिट करती है, बंदा बीमार हो के लेट जाता है, एक कमाने वाला बंदा होता है, फिर पता चलता है क्या गड़बड़ और हुई फिर है। भी हम अपनी जो कंडीशन है उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से, और सवाल पूछिएगा। मैं बुशरा जदीद पिंडी घेर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे। जी, मेरा सवाल है कि मुझे झटके लगते हैं, तो इस सूरत में मुझे समझ नहीं आती है कि मैं भूखी रहूं या कोई चीज खा लूं। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रिक हैकिंग में मेरा घर हुआ, समग्र लेकर से लेकर चोरी इलेक्ट्रिक हैकिंग करते हैं, और बिजली की मशीन से मेरा मनकुला और गैर मनकुला सारी जायदादें कब्जा ले रखी ठीक है। है, और बहुत मेरी शुक्रिया आपने ससुराल- कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इनको झटके लगते हैं, ये तो खैर हमारे उसमें नहीं आता, डोमेन डोमेन में में। नहीं आता, लेकिन जी। मेरा आई थिंक इनको मशवरा है कि ये पिंडी गेप से हैं, और पिंडी गेप में मेरा ख्याल है साइकेट्रिस्ट तो नहीं होगा। जी। इन्हें चाहिए कि पिंडी में, रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में एक दफ़ा एक साइकेट्रिस्ट का जो है मशवरा ज़रूर ले लें, और इनके जो ये झटके लगते हैं और जो इनका मसला है उससे इंशाल्लाह इन्हें काफ़ी आराम आ जाएगा। और ये आजकल ये चीज़ें मैनेजेबल, इन चीज़ों का इलाज है। और ये ऐसे ही होता है कि ये दिमागी बीमारियां भी कुछ ऐसी होती हैं, जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से ये झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और जब दवाइयाँ आपको देते हैं तो वो बैलेंस को ठीक करती हैं, और आपके झटके बंद हो जाते हैं, और आपका इलाज हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि जो सही स्पेशलिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है उसकी ओपिनियन ज़रूर लें, और जो वो आपको दवाइयाँ लिख के दें वो दवाइयाँ आप बाकायदगी से लें। बिल्कुल, अगर इनके घर वाले प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारा आपको मशवरा ये है कि इनको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, इनको इलाज की ज़रूरत है ताकि इनका मसला हल हो सके। जी सर, हम बात कर रहे थे सेहत की, और आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि सेहत का तसव्वुर है क्या, और हम अगर कंपेयर करें अपने आप को उन ममालिक से जो कि तरक्की कर चुके हैं, यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक वर्सेस तरक्की पजीर ममालिक, तो सहूलियात का बहुत फ़र्क है, शरह अमवात का बहुत फ़र्क है, जो खुराक वो खा रहे हैं उनकी खुराक हमसे काफ़ी बेहतर है। तो क्या सेहत का तसव्वुर उनके यहाँ भी वही है जो हमारे यहाँ है? क्योंकि वहाँ पर जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको बहुत सहूलियात मैसर हैं, और हमारा जो बच्चा है उसको तो मैल न्यूट्रिशन हो रही होती है।
तो फिर किस तरह से कंपेयर करेंगे हम? देखिए बेसिकली वो वसाइल वाली बात है, और अगर आई थिंक एक हमारा इसी पे तवज्जो, जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ कि प्रिवेंशन पे अगर तवज्जो दें और न्यूट्रिशन पे तवज्जो दें, और जैसे आजकल जो रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है अंडर नरिश्ड हैं और उनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, मेंटल ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, वीक होते हैं, उनके इम्यून सिस्टम बड़े वीक होते हैं, बीमारियों का वो मुकाबला नहीं कर सकते, जो दफ़ा करना चाहिए उनके सिस्टम्स को बीमारियों के ख़िलाफ़ वो मुमकिन नहीं है। तो अभी यही है कि भी गवर्नमेंट इस सिलसिले में कर रही है, काफ़ी प्रोग्राम चला रही है जिसमें न्यूट्रिशन और बच्चों को जो है वो बचपन में उन्हें जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। देखें अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क ने भी बड़ी तरक्की की है, कहाँ से हम निकले हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब देखें हमारे पास BHUs हैं, RHUs हैं, तहसील हेडकोार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं। पहले पूरे इलाके में डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल होता था और डिस्पेंसरियाँ कुछ होती थी, और अब जो है ये फैसिलिटी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, आपको तो आई थिंक ऐसे एक्सप्लोसिव जो है वो पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उसको मैनेज के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक नहीं है। सही सर, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आमिर नशाई बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सवाल पूछिएगा। मैडम मेरा बाईपास सर्जरी हुई थी 9 माह पहले, तो मेरा BP जो है ना जी कोई 1.5 माह से कुछ बढ़ना शुरू हो गया दोबारा। कितना होता है BP आपका? 150-100 हो गया सर। अच्छा, दवाई ले रहे हैं आप, इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दी थी? जी लो प्लेट प्लस ले रहा हूँ जी मॉर्निंग में और टेबल 5 mg। तो डॉक्टर ने दोबारा में जब उनके पास गया अपने कंसल्टेंट के पास, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट की सोवेस्टो 50 mg। ठीक है। अब मैं 2 टाइम सोवेस्टो 50 mg ले रहा हूँ रात को और रोविस्टा जी। तो अब ये है कि मेरा जो जहाँ से स्थिति है ना चेस्ट वाली, वहाँ पे मुझे पेन होता है। अच्छा, पेन भी हो रहा है। ये बैठे बैठे होता है या एक्सर्शन पे होता है? एक्सर्शन पे होता है। अच्छा ठीक है। कोई दिल के टेस्ट हुए हैं, ECG वगैरह दोबारा से रिपीट करवाए हैं कोई टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने? जी मैंने करवाया जी, वो ठीक है। एको मेरी 74% है जी। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो जी ठीक है सर, जी आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी उम्र कितनी है आपकी? 53 सर। अच्छा, और सिगरेट पीते हैं आप? जी नहीं। अच्छा, और ये आपने 9 महीने के बाद आपको चलने पे दर्द होना शुरू हुआ है? नहीं चलने पे नहीं होता सर, बैठे भी वो मतलब रूटीन में अभी हुआ स्टार्ट। चेस्ट के अंदर नहीं है सर, जो बाहर हड्डियों वाली। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। और ये देखें, इसमें अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप जब आपका बाईपास होता है तो पहले मैंने बताया था कि 2-3 महीने लगते हैं हड्डियाँ जुड़ने में, हील होने में, और बहुत सारी चीज़ें कटी होती हैं चेस्ट में, जैसे उसकी दर्दें और उसकी सुन होना, नमनेस रहना, ये चलता रहता है। और आपने उसी हिसाब से एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग वाली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करके इन दर्दों से जान छुड़ानी होती है। और कई दफ़ा उसके बाद भी दर्द रहता है, तो कोई इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कोई जो सिंपल पेन किलर है आपके, डायजेसिक, पैनाडॉल, पॉन्स्टान, ब्रूफेन, ऐसी कोई गोली है, वक्ती तौर पे वो गोली ली, उससे आराम आ जाता है। और इस दर्द से आपने परेशानी होता है। सिर्फ एक चीज़ होती है कि अगर आपका बाईपास हुआ है और आप कोई काम करते हैं, और काम करने से, चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कोई वजनी चीज़ उठाने से, ज़्यादा ऊँचा बोलने से, गुस्सा करने से आपके सीने में बोझ होता है, तो वो दिल से रिलेटेड है। उसका ये मतलब होता है कि कहीं खुदा न खास्ता जो बाईपास लगे हैं उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई या कोई और मसला तो नहीं हो गया। फिर आपने डॉक्टर को दिखाना होता है, और डॉक्टर ने ये देखना होता है कि क्या ये दिल की वजह से दर्द हो रहा है या ये जो ऑपरेशन किया था उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है जिस वजह से दर्द हो रहा है। तो वो जो दर्द है वो मरीज़ को बताना होता है कि जब दर्द की कोई ना कोई गोली जब बहुत ज़रूरत ले लिया करें, और कोशिश ये करें कि अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखें। ज़्यादातर ये दर्द उन लोगों को महसूस होता है जो फारग बैठे होते हैं, जो दिन का अपना पूरा दिन मसरूफ़ गुजारते हैं, वो इस दर्द को भूल जाते हैं और उसकी तरफ उनका ख्याल ही नहीं जाता। तो ये दर्दें रहती हैं, इसको आप एक्सेप्ट करें। आई थिंक इन दर्दों के साथ आप रहना सीखें। कुछ लोगों को होती हैं, कुछ को नहीं होती, जो बिल्कुल दर्द पेन फ्री होते हैं,
और वो कहते हैं जी उससे तो नहीं हुआ और मुझे क्यों हो रहा है। तो वो हर एक का परसेप्शन पेन का रिएक्शन और रिस्पांस टोटली हर मरीज का डिफरेंट होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये उस सूरत में आप खतरनाक होता है कि अगर चलने पे या एक्सर्शन पे हो, देखना यह है कि दिल के बाईपास तो नहीं कहीं बंद हो गए। इनके जो सिम्टम्स हैं वो बाईपास की तरफ नहीं जाते, इनके सिंपल पेन किलर से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हाँ, ब्लड प्रेशर का जो इनका मसला है उसको ठीक करने की जरूरत है। जो इन्होंने स्वेस्टो वगैरह जो गोली का लिखा है वो आई थिंक चले डॉक्टर साहब ने दी है, उसे दोबारा देख ले। लेकिन साथ मेरे ये होगा कि नहीं एमलोडिपिन या लोडोपिन या नारदाक 5 मिलीग्राम की एक गोली ले लें। ब्लड प्रेशर की कोशिश करें कि 140/90 से नीचे रहे। रोजाना आधा घंटा वॉक करें, डाइट अपनी ठीक करें, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपने कहा कि चूंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो बाज़ लोगों में पेन होता है और आप इसके लिए पेन किलर ले सकते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ बात कर रहा हूँ सिराजगढ़ से। सवाल पूछिएगा यूसुफ। जी मेरी एज तकरीबन 41-42 है। मेरा इश्यू ये है कि जब मैं जॉगिंग तेज दौड़ता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी चेस्ट में पेन होने लग जाता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद ये खुद बहुत खक जाता है, लेकिन फिर ना शाम के वक्त रात के वक्त भी होने लग जाता है। अच्छा ये जो नेक के नीचे ना खिंचाव से महसूस होता है चेस्ट के। ठीक है। ये दर्द कितना शदीद होता है और इसके साथ कोई पसीने भी आते हैं? ये कहीं पर जाता भी है, बाजू में, पीछे, शोल्डर्स में? पसीने का नहीं आते, लेकिन शोल्डर की हद तक रहता है। बिल्कुल ज्यादा शदीद हो जाता है, हल्का फुल्का रहता है। ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर को दिखाया है आपने? ईसीजी करवाया था, वो नॉर्मली बीपी रहता है 140/100 और इसकी मेडिसिन लेता हूँ 15 मिलीग्राम से 122। अच्छा, कोई आपने कहा कि आपने बेसलाइन तो करवा लिए हैं। ये बताइएगा शुगर तो नहीं है आपको? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है। खानदान में किसी को दिल का मसला? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं? जी वॉक और एक्सरसाइज जॉगिंग तीनों है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा तंबाकू नोशी तो नहीं करते? ये बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। चलें सर, फैमिली में तो नहीं है? फैमिली में किसी को है दिल का मसला? वालदैन बहन भाई? वालदैन को, बहन भाइयों को, इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं? नहीं है। ठीक है, नहीं। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी मुझे सर। शुरू के इनकी जो है आवाज़ मुझे भी सही नहीं जी, आई जी, थी, जी। लेकिन ये कह रहे थे कि जब ये दौड़ते हैं तो इनको दर्द होता है, और चूंकि आवाज़ सही नहीं थी, लेकिन आई थिंक इन्होंने ये भी कहा है कि रात को भी इनको दर्द होता है। ये तो जो आपको चलने पे दौड़ने पे दर्द हो वो दिल का दर्द होता है, जब तक साबित ना हो कि ये दिल का दर्द नहीं है। इन्हें बड़ा ज़रूरी है कि ब्लड टेस्ट सारे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड वगैरह ये करवा लें। और साथ ही साथ वो जो एक्सरसाइज वाला टेस्ट है, ईटीटी जिसे हम कहते हैं, वो हो जाए और एको हो जाए, और उसमें से ये पता चल जाएगा। और डॉक्टर साहब को दिखाने की जरूरत है। इनका ब्लड प्रेशर भी बता रहे थे कि ज़रा ज़्यादा है, और उस 150/100 ये भी बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब को दिखा के ये टेस्ट करवा के अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कर लें। ये इनको दिल का दर्द लग रहा है और इसको इन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्हें दिखाना चाहिए, वो जो इनकी दवाइयाँ एडजस्ट करें। और जो मैंने टेस्ट बताए हैं ये टेस्ट करवा लें, ताकि उसमें पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है, और उसमें उसी हिसाब से फिर इनका जो नुस्खा तजवीज़ किया जाए। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाम बताइएगा और सवाल पूछिएगा। हाँ जी, नादिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी मारिया, सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर नादिया। साहब, जो ही ये हाँ जी जो ही ये रमजान खत्म हुआ है, सीने में आगे और पीछे ना जैसे बदहजमी हो जाती, ना पता लगा ये किस दर्द है। अच्छा, आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही। कभी सही दर्द होना शुरू, कभी हो जाती सही, कभी फिर दर्द होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, दर्द कहाँ पर होता है एग्जैक्टली सीने आपको? में, सामने, पीछे। हाँ जी, पीछे भी और आगे भी। अच्छा ठीक है, ठीक है। कब से हो रहे हैं? हाँ जी, पीछे भी और आगे भी। ठीक है। जैसे वो कठी नहीं हो जाती दर्द। अच्छा, तो फिर वो कभी कहाँ जाती है, कभी कहाँ जाती है, तो ये इसका क्या मतलब हाल है? अच्छा ये बताइएगा, वजन ज्यादा है आपका? मेरा जी। मेरा हाल है 63 है। अच्छा ठीक है। और ये आपको जो दर्द है खटा सा हो जाता है, ये गोला सा महसूस होता है आपको? हाँ जी, जैसे वो नहीं हो जाती बाधा हजमी जैसे। हाँ, समझ नहीं आ रही मुझे। सही है। और खाने के बाद होता है ये दर्द आपको?
नहीं, बाद दफा खाली पेट भी होना शुरू हो जाता है, ऊपर कभी सही हो जाता, फिर वैसे का ठीक वैसे है। होना शुरू हो जाता। किसी ये डॉक्टर कुछ को दिनों से दिखाया है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? नहीं नहीं, आज तक कभी नहीं मैंने। खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं नहीं, आज शुगर ना दिल का किसी को नहीं, ध्यान देने हाल में किसी को नहीं। ठीक है। शुगर वॉक वगैरह करती हैं? हाँ, आजकल कुछ शुरू की है, 1-2 दिन हो गए बस, अच्छा। थोड़ी सी। सर आप कुछ पूछना चाहते जी, हैं? शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं? शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? अब आगे पीछे हुआ था, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया मेरा। अच्छा, ठीक है। टेस्ट करवाए हैं या खुद ही से आप कह रही हैं नॉर्मल हो गया? कोई चेक करवाती हैं? हाँ, घर में मैं मशीन पे खुद कर लेती। अच्छा, ठीक। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। जी, आई थिंक ये इनका जो सिम्टम्स हैं और ये जो तकलीफ है अलामात बताई हैं, इनका इशारा तो दिल की बीमारी की तरफ होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का। और इन्हें चाहिए कि अपने जो नज़दीक तरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्हें दिखाएं और अपने ब्लड टेस्ट सारे करवा लें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, HbA1c है, यूरिया क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और लिपिड प्रोफाइल और यूरिक एसिड, और साथ साथ अपना जो एको और ETT ECG पे आज एक्चुअली जिस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ECG देख के करेगा कि अगर ECG में चेंजेस ज़्यादा हैं तो वो शायद ETT ना करना चाहिए, अगर नहीं है तो ETT करे और ETT में पता चले। और मुझे ये लग रहा है कि इनको शायद दिल की बीमारी ठीक है है। और उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। उनके जो टेस्ट हैं वो ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं हुए होते तो डॉक्टर भी फॉर श्योर नहीं बता सकता कि ये दिल का मसला है या मैदे का मसला है। तो टेस्ट हो जाएंगे तो एक हमें पता चल जाएगा कि जी, उसमें एक बेसलाइन हमें आपकी मिल बात जाएगा। ठीक है कि टेस्ट उसके बाद कंफर्म करते हैं, लेकिन जब आपको क्लिनिकली शक पड़ता है कि इस मरीज़ को तकलीफ़ है तो कई दफ़ा टेस्ट भी नामुमकिन आ जाते हैं। फिर अच्छा। आप उस मरीज़ को नुस्खा लिख देते हैं हार्ट का, जब तक साबित ना हो जाए कि हार्ट की तकलीफ ठीक नहीं है। है। क्योंकि अगर उसे नुस्खा नहीं लिख के देंगे, दवाई नहीं लिख के देंगे, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा जब आए तो उससे पहले कोई हार्ट अटैक ना हो जाए। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं उसकी आपने देखना होता है जी कि वो हार्ट डिजीज़ कवर्ड हो और मरीज़ को कोई नुकसान ना हो, कोई हार्ट अटैक ना हो, और उसे पहले नुस्खा लिख देना चाहिए। और टेस्ट तो होते रहेंगे, ठीक है, पता चलता रहेगा, लेकिन वो कवर्ड रहे, मरीज़ सर ये कवर्ड आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जिस तरह कि आपने कहा कि यहाँ पर नुस्खा लिख के दे देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स बस टेस्टों पे डाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो आपके मैदे का दर्द लग रहा है तो उसके बाद हम देखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चूंकि हम आवाम की तो जो है आगाही के लिए बातें करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी हमारा ये मैसेज है कि अगर कोई पेशेंट इस दर्द के साथ आता है तो आपने फिर जो भी प्रोटोकॉल है दिल के दर्द के लिए वो स्टार्ट कर देना है। दवाइयाँ जो आपके हैं वो दे देनी है ताकि जो मरीज़ है वो ख़तरात से बच सके, उसको कोई मसला ना हो, कोई दिल का दौरा ना पड़ जाए। देखिए वो कई दफ़ा मरीज़ भी चाहता है जी, अच्छा जी जब तक मेरे टेस्ट नहीं आते, पता तो चला नहीं है तो मैं दवाई ना लूँ। नहीं, वो ख़तरा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो आपके पास हार्ट अटैक के साथ आए। ठीक है। तो इसलिए जब आपके सिम्टम्स ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आपको दिल की तकलीफ़ है, फिर जो डॉक्टर देख रहा है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मरीज़ को वो नुस्खा लिख दे। जैसे ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली एंजासिड है वो ज़रूर होनी चाहिए, एस्प्रिन ज़रूर होनी चाहिए, कोई ना कोई बीटा ब्लॉकर और नाइट्रेट्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि इन दवाइयों का नुकसान कोई नहीं। अगर नहीं भी बीमारी ठीक है। होती तो दिल की, और बाद में पता चलता है नहीं बीमारी, तो इन दवाइयों का नुकसान नहीं है, लेकिन आपको ये बचा के रखती हैं हार्ट अटैक से। तो वो जब पता चले कि नहीं, अगर नालियाँ साफ़ है तो दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह कि नुकसान नहीं है और फ़ायदा इनका है, ये बचा सकती हैं आपकी ज़िंदगी को, दिल का दौरा जो है उसको बचा सकती हैं, तो इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन सर दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक वो जो कि ओवरडोज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और एक वो होते हैं जो कि जो डॉक्टर लिख के भी दे रहा है तो उसे वो भी पुश नहीं, करना पड़ता है कि दवाइयाँ हाँ, खानी है। दवाइयाँ हाँ, खानी है। हाँ। ठीक है सर, हम सेहत की बात कर रहे थे तो आप ये बताइएगा कि सेहत को किन किन चीज़ों से ख़तरात लाहक हैं। एक कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो कौन से रिस्क फैक्टर्स आपके अपने कंट्रोल में हैं और कौन से हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते? लेकिन अगर तो आपकी एक तो अगर आपकी जेनेटिकली आपकी फैमिली में डिजीज़ है तो आप फैमिली तो बदल नहीं सकते, जीन्स अपने बदल नहीं सकते हैं, फिर वो आपको बीमारी आनी ही आनी है। और आपने फिर आगे से शुरू से पहले दिन से जब से पता चले कि ख़ानदान में बीमारी है, और आपने एहतियात उस दिन से शुरू कर देनी है ताकि आपको बीमारी ना हो। फिर आपकी उम्र होती है, एक ख़ास उम्र में हार्ट अटैक हो तो उस उम्र को भी आप चेंज नहीं कर सकते, उम्र में से तो आपने गुजरना है। चाहे आप यंग एज में हैं, फिर मिडिल एज में जाएंगे, फिर ओल्ड एज में जाएंगे, तो वो आपने बीमारी फेस करनी है। उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें और उसी हिसाब से अपनी एहतियात शुरू कर दें। इसी तरह आपका इलाका है, एक इलाके जो पूरी दुनिया में चंद इलाके ऐसे हैं जिनमें से साउथ एशिया ऐसा है जिसमें हम आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान वगैरह हम सारे इसमें आते हैं। हम सब में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है ठीक है। और 80% जो बीमारी का पूरी दुनिया का जो लोड है वो दुनिया के इस खित्ते में है। और उसकी वजह ये है कि हमारी जो नालियाँ हैं वो छोटे साइज़ की, उनका डायामीटर बहुत छोटे साइज़ का है। और जब इसमें से थोड़ी सी भी ब्लॉकेज आती है तो ये बीमारी आ जाती है। और इसकी जो शिद्दत है बीमारी की और अमवात जो हैं बीमारी की वजह से, या कॉम्प्लिकेशंस है, दुनिया के इस खित्ते में ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये है कि हम खाएं कम और वर्जिश ज़्यादा करें। और हम उल्टा काम करते हैं कि हम खाते ज़्यादा और वर्जिश कम करते हैं। सर यहाँ और पर इससे कॉलर बीमारी है, बहुत उनको ज़्यादा ले है। लेते हैं और फिर हम और मजीद इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं हमजा बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी सवाल पूछेगा, सवाल पूछे मेरा सवाल जी, डायरेक्टली हमसे मेरा बात सवाल ये करें, है कि टीवी सोना बंद कर दादा दें। को हार्ट अटैक आया था, 3 दफा तकरीबन आ चुका है। अच्छा और ठीक है। अपना उनके यानी कि मेडिसिन वगैरह खिलाई है, उनके नाक और मुंह से ना खून आने लग जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ओहो, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे दादा पूछी हैं। अच्छा दादा क्या ठीक उम्र है? एज क्या है उनकी? उनकी 55। अच्छा 55, ठीक है। 65? 65 या 55? 55। ठीक है, ठीक है, बताइएगा मजीद। डॉक्टर को दिखाया है, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? मेडिसिन वगैरह खिलाई है, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। तो उनके नाक और मुंह से ना अब खून आने लग जाता है। अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है उनका? जी जी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। ठीक है, दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हैं? जी, दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से ना वो जो ब्लड वगैरह है वो ज्यादा पतला हो गया है। खून अच्छा, पतला? ठीक है। कौन कौन सी दवाई? कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयों के नाम तो मुझे याद नहीं है, मेडिसिन वगैरह देखनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, चले ठीक है जो चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी। अब अभी देखें ना, हमें दवाइयाँ देखें, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खून पतला करने वाली होती हैं और कई दफ़ा हम 2 किस्म की खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं। और अगर दोनों से नक्सीर वगैरह फूट जाए तो फिर उनमें से एक खून पतला करने वाली दवाई हम बंद कर देते हैं। तो हमें नुस्खे का पता होना बहुत ज़रूरी। जब भी ये कॉल करें, नुस्खा सामने रख लें। नुस्खा नहीं सामने रख सकते तो जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो सामने रख लें। ठीक है। और हम जब आपसे पूछें तो उन दवाइयों के नाम बताते हो सकता है कि आपको बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकें। जैसे इनका था कि अगर ये 2 ब्लड थिनर ले रहे हैं तो हम कहें जी 1 बंद कर दें। और साथ ही साथ इनको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा जो होता ये है कि दवाई का तो कसूर कई दफ़ा होता है, लेकिन उसके अलावा ENT का कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से नक्सीर फूट रही होती है। वो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। कई दफ़ा नाक में ऐसा गुच्छा होता है खून की नालियों का, उसको ज़रा कॉटी करके वो बंद कर देते हैं तो आपकी नक्सीर नहीं फूटती। देखिए, दिल के जितने भी मरीज़ हैं उनको खून पतला करने वाली दवाई तो हर सूरत में लेनी ही लेनी है। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन आपने सारी उम्र लेनी है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये होती रहती हैं। इसको आपको पता हो कैसे रोकना है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी एमरजेंसी नहीं है। यस, खून देख के मरीज़ परेशान हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा ENT वाले को दिखा दें। और कई दफ़ा वो ENT वाले आपको बताते हैं नाक में ठंडा पानी आप डालें या ठंडा पानी डालें और दूसरा नाक को मुंह को ऊपर करके, तो लोग मुंह लटका के रखते हैं तो खून निकलता रहता है। और अगर आप मुंह को ऊपर करके नाक को पिंच करके यहाँ से पकड़ ले इसको, नाक को थोड़ी देर पकड़े रखें तो आपकी नक्सीर जो है वो बंद हो जाती है। ये घर में आप अमल करें। लेकिन खून को देख के हर बंदा पैनिक में चला जाता है और उसमें से फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि इमरजेंसी होगी। कई दफ़ा ये छोटी मोटी घर पे अमल करने से उधर ही नक्सीर रुक जाती है और फिर बाद में आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लें कि देखें कि कोई मेजर कोई ENT का प्रॉब्लम तो नहीं है। और डॉक्टर जो है उसमें से दवाइयों में थोड़ा सा रद्दो बदल कर ले। कई दफ़ा अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर ये है कि किसी का 110 से ऊपर नीचे वाला ब्लड प्रेशर चला गया, ऊपर वाला 200 से ऊपर चला गया, तो फिर कुछ लोगों को नक्सीर वगैरह फूटती है। अगेन वो आपने जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली जो दवाई है ज़बान नीचे रखनी है, कैपोटेना या एडोलेट वगैरह लेनी है, उससे नीचे आता है वो ठीक हो जाता है। तो ये रोज़ाना के मसले हैं और ये होते हैं, उनको आपने घर में ही ठीक करना। और उसमें इमरजेंसी जो है आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही ठीक है, यानी आपने कहा कि एक तो नाक जो है उसको पिंच कर लेना है, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, मुंह ऊपर करना है। यानी पहले आपने उनको, पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देनी है, फिर देखना है कि किस वजह से इनकी नक्सीर फूट रही है। बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होती है, बाज़ औक़ात जो है वो ज़ाहिर बात है ENT का कोई मसला होता है उसकी वजह से होती है, बाज़ औक़ात ड्राइनेस हो रही होती है और नोज़ पिकिंग की वजह से भी हो जाता है। बिल्कुल, तो अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये नक्सीर नहीं फूटेगी। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साहब फारूक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये कि जी मेरा सवाल है कि आई एम ओल्ड पेशेंट ऑफ हार्ट, मेरे 5 स्टंट पड़े हुए हैं। अच्छा। तो मुझे काइंडली बताइए कि मैं इसमें लो प्लेट प्लस भी ले रहा हूँ, उसके साथ रेनोला ले रहा हूँ, वेस्टर्न एमआर ले रहा हूँ, जार्डी 25 mg ले रहा हूँ, कनकोर ले रहा हूँ और सस्टैक 2.6 भी ले रहा हूँ और विस्टा 20 mg रात के टाइम पे लेता हूँ और सस्टैक 2.6 जो सी है वो सुबह शाम ले रहा हूँ। ठीक है। और जी रेनोला भी 500 mg सुबह, 500 mg शाम को और वेस्टर्न एमआर जो है वो भी सुबह ले रहा हूँ और शाम को ले रहा हूँ। मगर सम टाइम आई फील एज कि जी मेरा बीपी बहुत कम हो गया है, इट गोज अप टू 60, 58, सम टाइम 45 और वीकनेस बहुत ज्यादा होती है और जैसे बिल्कुल टायर्डनेस, फटीग और जिसम में जान नहीं रहती। बिल्कुल। ऊपर वाला कितना होता है? ठीक है, ये ऊपर वाला कितना होता है आपका? ये नीचे वाला आप बता रहे हैं? जी बनी ऊपर वाला जो सा होता है दैट इज 100, 110 रहता है। सम टाइम इट गोज अप टू 90, 50 पे भी चला जाता है सम टाइम। अच्छा। मगर 110 से ऊपर नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। कम है कि 120, 80 हो। जी ठीक है। इन दवाइयों के साथ आपको फिर चलने से कोई सीने में दर्द होता है? जी नहीं नहीं डॉक्टर साहब, चलने से नहीं दर्द होता। चलना चाहे वॉक में नॉर्मल जितना मर्जी कर लूँ, आधा घंटा पौना घंटा कर लूँ तो सीने में दर्द नहीं होता। सम टाइम आई फील टायर्ड, जैसे कुछ सम टाइम जॉ में पेन होनी शुरू हो जाती है या कोई टेंशन होती है, एंजाइटी, उस वजह से फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। मगर ऐसा सच वो पेन नहीं है, पिंचिंग पेन नहीं होती चेस्ट के अंदर। आपने रेनोला कब शुरू की थी? रेनोला मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया डॉक्टर साहब यूज। हाँ, अब इसमें से रेनोला का दो चीजें आपने इस नुस्खे में से, आप नुस्खा आप सही ले रहे हैं, उसमें से एक नुस्खे में से एक दवाई बिल्कुल बंद कर देनी है, वेस्टल एमआर। ठीक हो गए। दूसरा जो है रेनोला कैप्सूल एक सिर्फ कर दे, ठीक हो गया। सुबह के टाइम रेनोला कर दें, शाम वाला बंद कर दें और 2 हफ्ते इंतजार करें। और उसके बाद भी अगर आपको चलने से या रोजाना की जो रूटीन की आपकी एक्टिविटी है उसमें से आपको दर्द नहीं होता तो जो सुबह वाला रेनोला वो भी बंद कर दे। आप सिर्फ सस्टैक, कॉनकार, लो प्लेट प्लस और रोवेस्टा, बस ये चीजें जारी रखें। ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब मैं ले रहा हूँ एवाडाट ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ उसके लिए सेलोरैप प्रोस्टेट के लिए। वो लेते रहे कंटिन्यू विद दैट? जी वो लेते रहे, बिल्कुल लेते रहे। जी ठीक हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और फिर 2 हफ्ते बाद हमें कॉल भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपके जो अलामात हैं वो किस कदर बेहतर हो गई हैं। सर इसमें कोई एको वगैरह की भी ज़रूरत होती है जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना लो चला जाता है? आपने दवाइयाँ तो इनकी एडजस्ट कर दी हैं लेकिन क्या ये दवाइयों की वजह से था या दिल भी बात? नहीं देखें, कई दफ़ा जो इन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर बताया है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, और इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो फालतू दवाइयाँ ये ले रहे थे मैंने वो बंद की जिनकी ज़रूरत नहीं है, और वो एक लिस्ट आपकी बढ़ जाती है दवाइयों की और नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ जाती है, उनको आपने कम करना था। देखना यह है कि जो ऑप्टिमल, जो मिनिमम आपका प्रिस्क्रिप्शन है, जो आपके सिम्टम्स कंट्रोल करता है, हार्ट की डिजीज़ को कंट्रोल करता है और आपको कोई ख़तरा नहीं होता, वो नुस्खा जारी रखना चाहिए। हमने 2 हफ्ते के बाद देखेंगे, हो सकता है कि रेनोला, वेस्टल एमआर तो ये फालतू मेडिसिन थी वो मैंने बंद की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेनोला जो है एंटी एंजाइनल है, देखते हैं कि अगर मरीज़ को एंजाइना वगैरह है तो उसको ऐड करते हैं। अगर इसके बगैर एंजाइना ठीक, अभी देखें वो ले रहे हैं ऑलरेडी, नाइट्रेट्स भी ले रहे हैं, सस्टैक भी ले रहे हैं, कॉनकर भी ले रहे हैं, उससे चीज़ें इनकी कंट्रोल जा रही हैं। 5 स्टेंट पड़े हुए, लो प्लेट प्लस ने लेने चाहिए, रोवेस्टा ने जारी रहनी चाहिए, बाकी फालतू चीज़ें बंद होनी चाहिए। कई दफ़ा होता ही है कि हम उस रूटीन में बहुत सारी दवाइयाँ जो हम शुरू में देते हैं जब मरीज़ को तकलीफ होती है और जो उसकी तकलीफ ठीक होती जाती है हम दवाइयाँ उसकी कम करते चले जाते हैं और फिर आखिर में मिनिमम दवाइयों पे आ जाते हैं जहाँ पे से कम दवाइयाँ खानी पड़े और उसकी जो रोज़ाना का रोज़मर्रा का काम है, जॉब है, काम करते हैं, वो आराम से अपने काम करते रहो, उसके दरमियान में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एको का जो आपका सवाल था, हर 6 महीने के बाद एको हो जानी चाहिए और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर वाला है, शुगर वाला मरीज़ है, दिल वाला मरीज़ है, जिसे हार्ट अटैक हो चुका है, उसे 6 महीने के बाद एको होनी चाहिए। पता ये चलता है कि कहीं हार्ट वीक तो नहीं हो गया या कहीं हार्ट बढ़ तो नहीं रहा, उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा। फिर उसकी कुछ मेडिसिन होती हैं जो उस अमल को रोकती हैं, वो फिर बीच में ऐड करनी। इसका मतलब है कि फॉलो अप बहुत अहम है, बहुत और करवाना चाहिए। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, जुनैद बात करूँ मुजफ्फराबाद से। सवाल पूछिएगा। मुझे भी इस तरह मतलब हार्ट में जो है ना लेफ्ट साइड पे कंटिन्यू मतलब दर्द रहता है और जो है ना उसके साथ मतलब बाजू में भी जो है ना मतलब दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, ये दर्द क्या बहुत शदीद नौयत का होता है और आपने कहा हर वक्त रहता है, तो क्या ये वाकई हर वक्त रहता है या आता जाता रहता है? मैं किसी टाइम लगातार रहता है और किसी टाइम मतलब शदीद होता है और फिर मतलब कम हो जाता है। अच्छा। और इसी साथ मतलब बाजू में भी जो है ना कंटिन्यू मेरा मतलब दर्द रहता है। ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? कोई ECG, ETT कोई टेस्ट हुए हैं आपके? नहीं, इस तरह का कोई चीज नहीं करवाई। ठीक है, खानदान में किसी को दिल का मसला है?
नहीं, घर में किसी को भी नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है? नहीं तंबाकू नोशी करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं सिगरेट नोशी नहीं करता। अच्छा ठीक है। कोई बेस लाइन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है आपके? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। कोई परेशानी वगैरह? जी? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई तरह की नहीं है। ठीक है सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब देंगे? जी जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें ये जो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनकी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, मस्कुलर पेन होता है, लेकिन आई थिंक ये इनकी एज ऐसी है, 40s में है, और इनके टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। उन टेस्ट में जैसे बेस लाइन टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, एको है और ETT, स्पेशली इस एज में स्ट्रेस टेस्ट जो है वो, जिसे हम ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट कहते हैं, वो इनका ज़रूर होना चाहिए, और वो हर साल होना चाहिए, साल में एक दफ़ा होना चाहिए। ये अगर इनके नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर इन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर इनके सिम्टम से तो ये लगता है कि शायद ये मस्कुलर पेन है, हार्ट वाला पेन नहीं है, लेकिन कई दफ़ा सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना मरीज़ डिस्क्राइब कर सकता है, ना उसको उस तरह के सिम्टम्स होते हैं, और इसी तरह के एक इशारा आता है। अच्छा। उस इशारे के पीछे आपने सारा एवेलुएट करना होता है और डिग आउट करना होता है कोई बीमारी है तो नहीं है। तो ये जो एज ग्रुप ऐसा है जिसमें बीमारी आपको हो सकती है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, और अपने जो रूटीन के जो टेस्ट हैं हार्ट के वो सारे करवा लेने। ठीक है, बेहतर यही है कि टेस्ट ये करवा लें ताकि जो डाउट है वो निकल जाए। सर, हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, जिस तरह कि आपने कहा कि 40s भी ऐसी एज है जिसमें आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो आप उन रिस्क फैक्टर्स के मुतालिक बताइएगा जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह कि स्मोकिंग है और डाइट है हमारी। जी, उसमें देखें ना, अभी जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो स्मोकिंग है। सिगरेट पीने वालों को ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, जिनको शुगर उनको ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर उनको ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा मोटापा है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। फिर वो जो लोग वर्जिश नहीं करते, यानी सेडेंटरी जॉब या बैठने वाले जॉब हैं या बिल्कुल हरकत नहीं करते, उनको ज़्यादा होते हैं। और जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस लेते हैं, स्पेशली एंग्जाइटी वाले, डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, और कुछ पेशेंट जो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर एक चीज़ की बड़ी फिक्र करते हैं और हर एक चीज़ को बड़ी सीरियसली लेते हैं, उनका रिएक्शन बाकी लोगों की निस्बत किसी भी इवेंट को या किसी भी वाक़े को ज़्यादा होता है, उनमें ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो। तो अगर आप स्मोकिंग है, स्मोकिंग को बंद करें, ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखें, फिर रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। शुगर है तो उसको कंट्रोल करके रखें, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। मोटापे को, जैसे मैंने कहा था कि 32, 34 और 36 और 28 जो इंचेस जो आपकी कमर है उसका साइज ना बढ़ने दें। ख्वातीन की आखिरी हद 32 इंच है और मर्दों की आखिरी हद 38 इंचेस अच्छा, है। इससे ऊपर कमर जाएगा तो रेड लाइन है, फिर आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। और कम से कम रोज़ाना आधा घंटा, अगर रोज़ाना नहीं तो 5 दिन हफ्ते के वॉक जरूर करनी चाहिए, और खुराक को सादा रखना चाहिए, यानी सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो, होल मील जैसे होती है वो छान वाली रोटी, उसका छल्ली का, चने का, सलाद का, ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे वे मूलियाँ, गाजरें, जो सीजनल आपकी सब्जियां हैं जो सैलड में आप खा सकते हैं, वो आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सर यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी, हम वालेकुम सलाम, सुल्ताना सवाल से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिएगा। जी, हमारा सभी साइड पे दर्द होता है, टूक करवाया है और ऐसी चीज करवाया ना, दिल का कोई मसला नहीं है, पट्टों का दर्द है, इस सभी साइड पे दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, कुछ दिल का किसी को मसला नहीं है। आपकी एज क्या है? हम 32 साल। अच्छा ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर है आपको? नहीं, कुछ नहीं, बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है। हमने टूक करवाया है, अच्छा चीज करवाया है, सभी साइड ठीक है, ETT करवाइए। ठीक है। ETT टेस्ट करवाया आपने? जी करवाया है, करवाया है। वो ठीक आया है? जी ठीक आया है। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है आजकल? जी जी, दर्द भी रहता है, हमने दवाई दी है पट्टों की दर्द की, वो ले रही हूँ। कभी जो ठंड लगे फिर भी दर्द होता है। ठीक है सर, आप कोई सवाल पूछना जी चाहेंगे? जी, वजन ज्यादा है आपका? हाँ जी, वजन ज्यादा है आपका? नहीं, वजन तो हमारा 60 से भी कम ही है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। यंग पेशेंट हैं, 32 इयर्स ओल्ड हैं, टेस्ट इनके ठीक आ गए हैं, लेकिन थोड़ी परेशान लग रही हैं स्टिल के। जी जी, अच्छा उसमें अच्छा किया कि उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए और इनके सारे टेस्ट जो है नॉर्मल आए।
अब इनका ये देखना पड़ेगा, जब टेस्ट आपके सामने हो तो हमें बता दिया करें कोलेस्ट्रॉल कितना आया था, शुगर कितनी आई थी, यूरिया क्रेटिन कितनी आई थी, यूरिक एसिड कितने आए थे, ये चीज़ें बता दें। और ईटीटी अगर आपने की थी तो कितने मिनट की थी और कितने मिनट में वो आपको, कई दफ़ा जो ख़वातीन है 2-3 मिनट से ऊपर चल नहीं सकती, उस ईटीटी का कोई फ़ायदा नहीं होती जब तक कि वो 6 मिनट प्लस यानी 9 मिनट जो है वो अगर हो तो हमें कुछ सही पता चलता है। और इसी तरह एको में क्या चीज़ आई थी, एको की रिपोर्ट पढ़ के हमें दिखा दें। लेकिन इनकी उम्र थोड़ी है, अगर टेस्ट नॉर्मल है फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। वॉक अपनी जारी रखें। कई दफ़ा ये दर्द जो होता है वो मस्कुलर दर्द होता है, पट्ठों का दर्द होता है, हार्ट का दर्द नहीं होता, तो उसलिए आप कोई ना कोई दर्द की दवाई ले लें या उस दर्द को इग्नोर, नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। और अगर आपके मेजर टेस्ट हो के नॉर्मल आ गए हैं और स्पेशली आपके अगर एक एज आपकी यंग है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही। और ख़वातीन हैं वो बाज़-औक़ात किसी चीज़ की परेशानी ले रही होती हैं तो वो उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उनके जिस्म में बॉडी एक्स शुरू हो जाती हैं। और ख़वातीन में देखें नेचुरली कुदरती तौर पे उनमें बीमारी का खौफ ज़्यादा होता है, बीमारी कम होती है, खौफ ज़्यादा होता है। उन्हें डर होता है कि ये हो ना जाए और ये ऐसे जो है वो कोई चीज़ हो ना जाए और मुझे पता ना चले। और ये फिर कई दफ़ा होता ही है कि हम ख़वातीन जो है वो कंप्लेंट भी, कुछ ख़वातीन है जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती हैं और कुछ ख़वातीन है जो कंप्लेंट करती नहीं है, उन्हें मसला हो रहा होता है, उनमें बर्दाश्त ऐसी होती है कि वो उस बर्दाश्त में अपनी उस तकलीफ का जिक्र ही नहीं करती। और उस वक्त आता है जब उन्हें हार्ट अटैक हो रहा होता है या आखिरी स्टेज आ जाती है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है ख़वातीन में। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ख़वातीन में दोनों एक्सट्रीम्स है, कि एक जो कि बताती नहीं है और एक जो है वो ज़्यादा ही बता रही होती है कि दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम, यही हमारा मैसेज होता है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि आपके जहन में जो शक है वो निकल जाए। और ये घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको खातून खाना कोई कंप्लेंट कर, कई दफ़ा तो कुछ ऐसी होती हैं वो कंप्लेंट करती ही नहीं है, लेकिन जब वो कंप्लेंट करती है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसको एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर चेक करवाना है। कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं ये वैसे होगा, पेट का दर्द होगा, गैस होगी, हाजमे का कोई मसला होगा, नहीं एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लो। कई दफ़ा फिर आजकल क्योंकि हमारे पास यंग ख़वातीन आ रही हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि ईद से एक दिन पहले हमारे पास 35 साल की खातून आई और यंग खातून, और वो हार्ट अटैक के साथ है और उसको हमने इमरजेंसी में प्राइमरी PCI उसको स्टेंट डालना पड़ा और ठीक हुआ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब घर की खातून, जब उसका रंग पीला पड़ जाए, उसको पसीने आने शुरू हो जाए, कमज़ोरी महसूस हो, बेहोश हो जाए, तो ये बड़ी सीरियस इशू है। फिर उसे फ़ौरन अस्पताल लेके आएँ ताकि हो सकता है कोई सीरियस बीमारी है उसे हम ठीक कर सकें। ठीक है सर, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद जमाल बात कर रहा हूँ जौहराबाद से। जी सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कहना कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है और मैंने डॉक्टर साहब चेक कराया तो और जो है ना खब्बा बाजू और पाँव जो है ना वो भी सो जाते हैं। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ये लद्दे का मसला है जी, हम दवाई तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जो है ना दिन में 4-5 दफा जो है ना बाजू और पाँव जो है ना ये हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर आपने कहा ज्यादा होता है, कितना होता है? आप कहते जी तकरीबन जी 180 के और नीचे वाला 180 के दरमियान रहता है। अच्छा, और नीचे वाला? ऊपर वाला जी, नीचे वाला जो है ना वो भी तकरीबन 20 पॉइंट कितने ज्यादा होता है जी। अच्छा, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए? हाँ जी, होम्योपैथिक है जी, डॉक्टर दवाई दी है, वो कतरे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिरप है मैदे के लिए। अच्छा ठीक है। तो उससे ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा आपका? हाँ बस कंट्रोल हो जाता है, बाद बार फिर बढ़ जाता है जी। आप दवाई बाकायदगी से लेते हैं? हाँ जी दवाई बढ़ गया। ठीक है। वजन ज्यादा है आपका? जी वजन तकरीबन 60 से कम है जी। अच्छा ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है, सिगरेट वगैरह पीते हैं आप? लेकिन ये सिगरेट नहीं पीते हैं और मैंने जो ना 2 साल पहले दिल का मसला बना था तो डॉक्टर चेकअप कराया था। अच्छा। उसके बाद जो है ना फिर कम ठीक हो गया, अब जो है ना फिर मसला बना हुआ है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई शुगर तो नहीं है आपको? नहीं जी शुगर नहीं है जी। अच्छा ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी सबसे पहले तो मैंने मशवरा ये है कि ये हारूनाबाद का महल उनका था, वहाँ से कॉल कर रहे थे कि वहाँ जो हारूनाबाद में या नज़दीक कोई दिल का स्पेशलिस्ट है उससे ज़रूर दिखाएं। होम्योपैथी वाली दवाई जो है आप बेशक इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि वो आपको अगर ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ़ है, शुगर है, तो फिर आपको एलोपैथी दो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो क्या क्या आपको ख़तरा हो सकता है। एक ख़तरा आपको फालज का होता है कि आपको फालज हो जाएगा, बाजू में दर्द है, पाँव सुन्न हो जाता है, ये एक किस्म की वार्निंग होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे नहीं है तो आपको फालज हो सकता है। दूसरा यह आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आँखों की जो बिनाई है वो जा सकती है, रग फट सकती है,
आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो टांगों की नालियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा, आपके सारे के सारे ये कॉम्प्लिकेशंस का डर हर वक्त 24 घंटे रहता है। तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है किसी भी वक्त 140-90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आइडियली जो है 120-80, 130-80 के करीब होना चाहिए, लेकिन आप ऊपर वाली जो हद है 140-90 उससे हमेशा नीचे होने चाहिए। और ये इसमें आपकी खुराक का बड़ा अमल दखल है, जिसमें नमक कम होना चाहिए, गोश्त का कम इस्तेमाल होना चाहिए, तली चीज़ों का कम इस्तेमाल होना चाहिए। और कोशिश करके देखें, ये ब्लड प्रेशर ऐसा है जो आपको तकलीफ़ नहीं देता कई दफ़ा, और ये सिम्टमलेस डिजीज़ है जिसमें अलामात होती नहीं, इसे हम खामोश कातिल कहते हैं। ये उस वक्त पता चलता है जब आप इसे चेक करवाते हैं, फिर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है या रेस्ड है। तो इसलिए इन्हें चाहिए कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट को, जो नज़दीक हारूनाबाद में दिल का स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाएं, चेक करवाएं, और वो जो आपको दवाई तजवीज़ करे उसके ऊपर अमल करें। सर, ये जो आपने बात की ऐसे ही है, बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि मैं तो इस ब्लड प्रेशर के साथ बिल्कुल नॉर्मल काम करता हूँ, अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहा हूँ, तो वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको दवाई की ज़रूरत है। जी, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मैं जिला बाबूनगर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मैम, मुझे हार्ट का मसला है, मैंने काफी डॉक्टर से दवाई ली है, लेकिन सारा नहीं है। दिल पर बोझ पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा, लेकिन तकरीबन 3-4 साल से दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? इंडराल 10 mg और साथ में अल्प्राजोलाम है और साथ में बायोडेप्रिक कैप्सूल है। अच्छा, उम्र कितनी? ठीक है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। अच्छा, ठीक है, बहुत यंग एज है आपकी। टेस्ट करवाएं। जी, टेस्ट कोई करवाए हैं आपने? हाँ, टेस्ट करवाया था, लेकिन एक ईटीटी नहीं टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाया था। एको करवाया? ठीक है, एको करवाया है आपने? हाँ जी, करवाया है। तो उसके रिजल्ट कोई आप बता सकते क्या आए थे? ठीक आए थे वो? बिल्कुल ठीक आए थे, नॉर्मल आए थे। अच्छा, ठीक है। अल्प्राजोलैम भी आप ले रहे हैं, तो कोई टेंशन वगैरह है आपको, एंजाइटी? डॉक्टर कहता था कि मैदे का मसला है, कोई मैदे का बताता, कोई टेंशन का भी बताता है। अच्छा, ठीक है। थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हैं आपके, बेसलाइन कोई? नहीं, उसके नहीं हुई, बस इन्होंने कराई है। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। अच्छा, चाय का इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं है? पहले करता था, अब नहीं करता। जी सर, आप? तो खून की कमी तो नहीं है? खून की कमी तो नहीं है आपको? नहीं, मेरी 14 HP है। मैं अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक इनका जो मेन जो मसला, इनका एंजाइटी वाला मसला लगता है। ये कहते हैं ईटीटी नहीं करवाई, ईटीटी वैसे करवा लें, 25 साल बहुत यंग है, काफ़ी यंग है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एंजाइटी वाला इशू है, और इंड्रॉल और एल्प से जो है, अल्प्राजोलैम से इन्हें रिलीफ मिलता है। तो अगर एको इनका नॉर्मली ये देखना होता है कि पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी तो नहीं है, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं है जिसमें वैल्व वगैरह इनके अफेक्टेड है, या कोई और ऐसी कोई चीज़ जिसमें से मायोपैथी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ हो जो पैदाइशी तौर पे उस तरह का कोई इशू तो नहीं है, तो वो तो नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर एक ईटीटी भी करवा लें और अगर ये सारे टेस्ट इनके ठीक है, तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। तो इंड्रॉल और अल्प्राजोलैम उसको बेशक कंटिन्यू करें और अपना जो नॉर्मल काम काज उसे जारी रखें। ठीक है, जिस तरह के एंजाइटी अटैक आता है तो तब इनको महसूस होता होगा कि इनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, और उसमें बंदे को बिल्कुल यही फीलिंग आती है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तो चूँकि ये दवाइयों पर हैं, तो एक दफ़ा हम इनको यही मशवरा देंगे कि दोबारा से दिखा लें, और इनकी जो हालत है वो बेहतर हो सकती है। सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो सेहत आमा की सहूलियात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी तो हम कह देते हैं कि गवर्नमेंट पे है कि सहूलियात बेहतर करनी है, लेकिन आवाम का ख़ुद क्या इस पर मैं कहूँगी कि प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर आपको एक बीमारी है, आपको उसको समझना चाहिए और फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर सहूलियात होंगी भी और पेशेंट वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं पहुँचेगा तो अफाका तो नहीं होगा। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें ये आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, और उसमें से देखें आम तौर पे यही एजुकेशन की बात है। लोगों को तालीम दे, बीमारी होती क्या है, अलामात क्या हैं, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखें, जब आप टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप परेशानी से भी बच जाते हैं, और आपका ख़र्चा भी वो वाला नहीं होता, और शुरू में बीमारी रुक जाती है या कंट्रोल में आ जाती है। और जब आप आखिरी स्टेज पे जाते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, और उस नुकसान को ठीक करने के लिए फिर उसका ख़र्चा भी बढ़ जाता है। फिर नई नई चीज़ें, इलाज ऐसे हैं जो कि महंगे इलाज हैं, वो शुरू हो जाते हैं, और आपका ख़र्चा भी बहुत होता है। और अगर आप
पहले शुरू से ही परहेज़ करें और दवाई अपनी बाकायदगी से खाते रहें, तो इस सारी परेशानी से आप बच सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शुरू में परहेज़ करके और जब आपको सिम्टम्स हो डॉक्टर के पास चले जाएं, बीमारी जो है उस शुरू में ठीक हो जाए, तो फिर बहुत आपके लिए बेहतर होता है। हमारे यहाँ देखें ना कि आप जितने भी शुगर के मरीज़ हैं और शुगर, उन्हें पता है कि हम दवाई खाएंगे तो कंट्रोल होगी, परहेज़ करेंगे तो कंट्रोल होगी, खाने का परहेज़ करेंगे तो कंट्रोल होगी, वो नहीं परहेज़ करते। आपकी अगर 100 मरीज़ हैं शुगर के, तो उनमें से सिर्फ 5 जो है उनकी शुगर कंट्रोल होगी, 95% की कंट्रोल नहीं होगी। रोज़ाना जो हमारे क्लिनिक्स पे रश होता है या अस्पतालों में रश होता है, वो मरीज़ की नालायकी की वजह से रश होता है, बीमारी की वजह से इतना रश नहीं होता। मरीज़ परहेज़ नहीं करता, मरीज़ दवाई नहीं खाता, इसलिए उन पे रश होता और घर का पैसा खर्च होता है। गुर्बत है पहले, पावर्टी बहुत ज़्यादा, और ये पावर्टी आपकी बढ़ती चली जाती है जब आपके रिसोर्सेज इस तरह आपके किरायों पे, रिक्शे का किराया है, दवाई पैसे हैं, डॉक्टर की फ़ीस है, इस पे जब होता है तो ये आपकी नालायकी की वजह से हो रहा है। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप परहेज़ करें, दवाई अपनी बाकायदगी से खाएं, ताकि आप इमरजेंसी में बार बार आपको ना भागना पड़े। और वो मरीज़ जब एहतियात करता है, दवाई बाकायदगी से खाता है, उसकी बड़ी कम इमरजेंसी होती है और बड़ा कम होता है कि उसकी फैमिली रात को 2 बजे जो है अस्पताल भागना पड़े। बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि चलते फिरते रहिए, वॉक कीजिए, सादा खुराक खाइए, वक्त पर सोइए, वक्त पर जागिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।